चलिए अब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देख चुके थे सांची और सारनाथ पिलर के में कौन सा फिगर था। तो ये 4 लाइन का बैक टू बैक फिगर रहता आपस में जुड़ा हुआ, जिससे हम लोग का नेशनल एम्बलम में इंस्पायर्ड है लिया गया है। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इधर तक देखा था। अब हम लोग इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि ये बाराबर और जो नागार्जुना केव है ये कौन से हिल में मौजूद है और ये कहाँ लोकेटेड है। जो ये बाराबर और केव और जो नागार्जुना केव है ये बाराबर हिल में मौजूद है और ये है जो गया के आसपास के क्षेत्र में ये मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक लोमस ऋषि और सुदामा के भी इसी हिल में बनाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये कौन से हिल में मौजूद है। ये बाराबर हिल में मौजूद है और कहाँ पे ये एरिया लोकेटेड है, ये गया में लोकेटेड है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, तो एक आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब एक और इसमें फैक्ट आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना एक ये उस समय का एक हमें एविडेंस हमें देखने के लिए मिलता है। एक 100 पिलर हॉल, ठीक है, ये पटना में मौजूद है 100 पिलर हॉल, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? ये वुड का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये स्टोन का नहीं बना हुआ, ये वुड का बना हुआ है। तो इसका ये पता चलता है कि उस समय स्टोन आर्किटेक्चर उस हिसाब से उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अशोक के समय से स्टोन आर्किटेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है, ठीक है। और एक और यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, जो मौर्य काल के समय में जो आम जनमानस की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, ठीक है। और इसीलिए और हमें पता है कि जो मौर्य जो है के पीरियड में बुद्धिज़्म जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। मौर्य काल में बुद्धिज़्म जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और जिसके चलते क्या होता है कि जो उस समय का जो लोकल ये लैंग्वेज था पाली, तो अधिकतर हमें जो बुद्धिज़्म में टेक्स्ट वो दिखता है वो पाली भाषा में दिखता है। हालांकि दूसरे भी भाषा में भी हमारा टेक्स्ट मिला है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो टेक्स्ट है बुद्धिज़्म का वो पाली भाषा में हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बुद्धिज़्म टेक्स्ट है वो कौन से भाषा में रहता है। तो पाली के साथ साथ एक ऑप्शन में प्राकृत भी रहता है, तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। प्राकृत जो है वो जैनिज़्म के समय में ये बहुत ज़्यादा पीक में था, वहाँ उस समय ये जो भाषा बहुत ज़्यादा बोला जाता था। तो इसलिए जो अधिकतर जैनिज़्म की जो टेक्स्ट है वो प्राकृत भाषा में हमें देखने के लिए मिलती है। और जो प्राकृत भाषा है इसकी जो ओरिजिन है बहुत ज़्यादा ये सिमिलर हमें अर्धमगधी के तरह दिखता है। तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है, अर्धमगधी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ जो मौर्य काल के बाद जो शुंग डायनेस्टी है उसके बारे में बताया गया है कि हम लोग देखे थे कि जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं ये मौर्य एम्पायर के जो वो कमांडर इन चीफ होते हैं। खासकर वो ये कौन से रूल में मौजूद रहते हैं? बृहद्रथ के समय। तो बृहद्रथ के जो आर्मी होता है उसके कमांडर इन चीफ जो है पुष्यमित्र शुंग ही रहते हैं और यही जो है बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और फिर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से शुंग वंश का शुरुआत होता है। तो ये क्रोनोलॉजी इम्पॉर्टेंट होता है कि मौर्य के बाद कौन सा है वो शुंग डायनेस्टी है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद ये शुंग डायनेस्टी है ये ब्राह्मणिज्म को एक्सपेंड करने का बहुत ज़्यादा काम किए थे। और इसी के समय हमने देखा था पहले कि पतंजलि भी इसी के समय मौजूद थे और उन्होंने एक बुक लिखा था महाभाष्य करके। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, जो कि कमेंट्री है। कौन से बुक पे के ऊपर कमेंट्री है? जो पन्नी के द्वारा जो है बुक लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत ग्रामर के ऊपर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, अब ये पुष्यमित्र शुंग के बाद फिर कौन रूल करता है? अग्निमित्र करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है हमें देख करके, जो कि कालिदास की एक रचना है, बहुत मुख्य रचना है मल्लविका अग्निमित्र। ये पूछा जा चुका है कि ये रचना किनके द्वारा बनाई गई है। तो यह है कालिदास के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये कालिदास में ए आता है, तो यहाँ इसमें ए 3 बार आया। तो अग्निमित्र में भी देख रहे अग्नि यहाँ पे आ गया, फिर मित्र में भी ए आ गया, मल्लविका में भी ए आ गया। उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। और ये किसके समय मौजूद थे? ये जो है चंद्रगुप्त 2 के समय मौजूद थे। उनका जो 9 रत्न होता है उसमें से एक रत्न जो है कालिदास है। और हम लोग पता है कि चंद्रगुप्त को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और चंद्रगुप्त जो 2 हैं ये किनके बेटे होते हैं? ये चंद्रगुप्त 1 के बेटे नहीं होते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के बेटे होते हैं और समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त 1 के बेटे होते हैं।
चंद्रगुप्त 1 के बेटे कौन होते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बेटे कौन होते हैं? चंद्रगुप्त 2। फिर चंद्रगुप्त 2 के बेटे कौन होते हैं? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त 1। तो यही कुमारगुप्त 1 जो है ना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त के जो ये 2 होते हैं, इनका ये जो होते हैं, इनका भाई होता है रामगुप्त। खैर उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है रामगुप्त के बारे में, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कुमारगुप्त 1 जो है चंद्रगुप्त 2 के बेटे होते हैं और इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। अब ये मैंने पहले ही बोला कि जो पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी थे? वो पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्रेरी में थे। इसको मैंने ट्रिक बताया था कि पीछे पतंजलि, पीछे पुष्यमित्र पुष्य। ठीक है, और जो पुष्यमित्र शुंग जब जीत जाते हैं, तो जब ये बृहद्रथ को हराकर जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस समय एक अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इन्हीं के दौरान जो है ग्रीक जो है इन्वेजन कर देते हैं। तो फिर वो ग्रीक को भी हराते हैं। तो ग्रीक को हराने के बाद फिर एक अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। तो ये पुष्यमित्र सिंह जो है उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जो पुष्यमित्र सिंह जो है उन्होंने 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। शुंग के बाद आता है कन्नव डायनेस्टी। ठीक है, शुंग के बाद आता है कन्नव डायनेस्टी और इनके संस्थापक का नाम था के वी से हो गया, यहाँ इंड होता है और ये वी से स्टार्ट था, विष्णु। ठीक है, तो ये जैसे इसको मैंने ट्रिक से बताया था कि मौर्य को बना दिया था मैंने मोर आकर क्या करता है? सूंघता है। सूंघने के बाद क्या करता है? हमारे कानों के पास आता है, तो इससे आ जाता है कन्नव डायनेस्टी। ठीक है, कन्नव डायनेस्टी। तो ये एक हो जाता है कन्नव डायनेस्टी। कन्नव में वी आता है, तो वी क्या स्टार्ट होता है? इसका संस्थापक है ना विष्णु। तो और उसी समय जब यहाँ पे क्या हुआ था कि मौर्य को हरा करके पुष्यमित्र शुंग ने रूल इस्टेब्लिश किया था। लेकिन क्योंकि मौर्य जो है पूरे भारत या उसके और भी एक्सपेंड बहुत ज़्यादा दूर तक इन्होंने अपना क्षेत्र रूल कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो मौर्य को हराते हैं ना, तो ये पूरा क्षेत्र जो है डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में मेजरली, एक नॉर्थ एक साउथ। जो नॉर्थ में होते हैं वो शुंग जो है रूल करते हैं और जो साउथ में है वो सातवाहना जो रूल करते हैं। तो शुंग और सातवाहना जो है एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रहते हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि साउथ इंडिया में जो मौर्य के बाद जो है सातवाहनाज ने रूल स्टार्ट किया था। तो इनके संस्थापक का नाम है सातवाहनाज। में भी लास्ट में ऐसा आता है, यहाँ पे भी ऐसा आता है और सिमुखा में भी शुरुआत में ऐसा आता है। तो ये हो जाता है सातवाहनाज। ठीक है, अब इनका जो कॉन्टेक्ट था सेंट्रल एशिया तक मौजूद था। ठीक है, और जो पहले द फर्स्ट इन्वेडर वेयर द ग्रीक कोल्ड इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहला इन्वेजन इंडिया में करने वाले कौन थे? तो वो एक्चुअली ग्रीक थे, जिसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं या तो इंडो बैक्टीरियन कहते हैं। तो ये अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा ना, दोनों में से कोई एक, तो वो आप इसे एक ही समझे कि ये एक ही के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इंडो ग्रीक को ही इंडो बैक्टीरियन भी कहते थे। ठीक है, अब आते हैं तो जो ये इंडो ग्रीक कहाँ अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं? भारत के कौन से हिस्से में? नॉर्थ वेस्टर्न के पार्ट में, जो अफगानिस्तान का पार्ट है, ईरान का पार्ट। इंडो ग्रीक ने सबसे पहला रूल अपना नॉर्थ वेस्ट में इस्टेब्लिश किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब जो इंडो ग्रीक हैं पहले रूलर थे जिन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ कॉइन चालू करवाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि सबसे पहला जो कॉइन है कौन से रूलर ने चालू करवाया था? तो इंडो ग्रीक ने चालू करवाया था। ये भी फैक्ट पूछा जा चुका है, हाईली इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये लोग पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को भी चालू करवाया था। ठीक है, गोल्ड कॉइन को भी चालू करा था। और ये कौन थे? कुशानाज थे। ठीक है, कुशानाज। अब ग्रीक के बाद कौन आक्रमण करते हैं? ग्रीक के बाद आक्रमण करते हैं साकाज। ठीक है, इनको सिक्थियन भी कहा जाता है। तो ग्रीक के बाद कौन आक्रमण करते हैं? साकाज आक्रमण करते हैं। तो ये भी क्रोनोलॉजी में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन आक्रमण करते हैं? ग्रीक, फिर कौन करते हैं? साकाज। ठीक है, तो ये होता है ग्रीक के बाद कौन सा? साकाज या सिक्थियन। ठीक है, दोनों में एस आता है और ऐसे भी जी जो है एस के पहले आता है, तो उस हिसाब से याद करते हैं। जी एस हो गया, तो जी से पहले, जी पहले ही आता है, एस बाद में आता है।
ठीक है। अब ये जो साकाज जो है ना, ये ग्रीक को हरा के कहाँ कहाँ हराते हैं ग्रीक को, बैक्टीरिया जो एक प्लेस है वहाँ पे भी हराते हैं और इंडिया में भी हराते हैं, और दोनों जगह अपना जो है रूल इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो 57 और 58 BC में जो उज्जैन के जो राजा थे वो क्या करते हैं, ये साकाज को हराते हैं और अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो क्या होता है, उज्जैन में ये ऐसा करता है तो इनको तभी से नाम इनका जो है विक्रमादित्य पड़ जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये एक एरा का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये एरा का स्टार्ट करते हैं और उसका नाम होता है विक्रम एरा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना विक्रम एरा 57 58 BC, वो इधर से ही करते हैं। वो ये ईयर सूचक होता है कि इन्होंने जो है साकाज को हराया था, और अब खुद का नाम जो है, इनका जो नाम जो है विक्रमादित्य रखा गया था। और ये जो है दर्शाता है कि नहीं कि जो साकाज को हराया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्रमादित्य जो नाम है कैसे पड़ा इनका नाम, तो ये जो है इन्होंने साकाज को हराया था। तो जब भी साकाज ऑप्शन में रहेगा तो दूसरे ऑप्शन में ग्रीक भी रहेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने साकाज को हराया था ना कि ग्रीक को हराया था। तो ये फैक्ट याद रखना है, और प्लस कि ये ईयर भी याद रखना पड़ेगा। किसी बुक में 57, किसी बुक में 58 BC भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे BC इंपॉर्टेंट है, AD नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं जो रुद्रदमन वन हैं, गुजरात के उस समय ये रूलर थे, ये साकाज रूलर थे। ठीक है, ये रुद्रदमन जो वन है ये कौन थे, ये साकाज थे जो इंडिया में रूल किए थे। ठीक है, तो लेकिन ये संस्कृत लवर थे। ठीक है, संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ये क्या है, ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने एक जो जूनागढ़ में, गुजरात में एक जूनागढ़ है, जूनागढ़ में वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है संस्कृत में, जो कि इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। तो ये हमें पहला ऐसा एविडेंस मिलता है। तो ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। साकाज कहाँ अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं, पूरा गुजरात और सिंध में करते हैं। ठीक है, ये रुद्रदमन जो है ये साकाज ही रूलर थे। ठीक है, और इस साकाज को कौन हराते हैं, विक्रमादित्य हराते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट दिया है जिसके पुष्प में तो शुंग के बाद कौन रूल करते हैं, शुंग के बाद रूल करते हैं साकाज। ठीक है, साकाज के बाद कौन करते हैं, पर्थियन के बाद कौन करते हैं, कुशानाज। यहाँ पे ये शुंग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे साकाज से स्टार्ट है। सबसे पहले क्या है, साकाज आते हैं, ग्रीक आते हैं, इंडो ग्रीक, फिर साकाज, फिर इसका अर्थियन, फिर कुशानाज, फिर आता है काटपेसिस, फिर आते हैं यहाँ पे इन्हीं काटपेसिस के एक बेटे होते हैं कनिष्क। ठीक है, ये भी कुशानाज ही रूलर होते हैं, ये सब कुशानाज डायनेस्टी है। उसके अंदर में काटपेसिस भी आते हैं जो कि इसके फाउंडर होते हैं, और इन्हीं के बेटे होते हैं कनिष्क, ये भी ग्रेट रूलर होते हैं कुशानाज डायनेस्टी के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो इस कुशानाज के फाउंडर कौन तो होते हैं, काटपेसिस होते हैं, और इनके जो अदर रूलर होते हैं जो कनिष्क, ये भी बहुत फेमस रूलर होते हैं कुशानाज का। ठीक, और इन्होंने एक एरा का स्टार्ट किया था 78 AD में, जिसको शाका एरा भी कहते हैं। ठीक है, शाका एरा। ठीक है, शक काल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये अभी भी चलाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा चलाया जाता है, शक एरा चला जाता है। ठीक है, शाका 78 AD से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये 78 AD होता है। तो उसके हिसाब से अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है, अभी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 चल रहा है, और 78 AD होगा, तो प्लस इसमें 78 ईयर ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारा भी उतना साल जो है शाकाज के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और विक्रम संवाद के हिसाब से क्या आता है, 57 BC होता है, तो इसमें 2024 में से क्या होगा, 57 घटा दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अभी हमारा ईयर चल रहा होगा विक्रम संवाद के हाथ से। तो जो हम लोग चरक सुनते हैं, चरक जो है ना वो कनिष्क के कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिशियन थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि चरक किसके समय मौजूद थे, चरक जो है कुशानाज के समय मौजूद थे। तो यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते, चरक में के आता है, और कनिष्क में भी के आता है, और कुशानाज में भी के आता है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं।
ठीक है, कुषाण का चरक से यहाँ पे और कनिष्क से यहाँ के, तो ये हो गया। और इसी के समय क्या होता है, हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, महायान का निर्माण होता है। अब महायान का निर्माण और हीनयान का निर्माण जो हुआ, और हम लोग पता कि महायान में क्या होता है कि बुद्ध का जो है मूर्ति का पूजा शुरू हो जाता है, और प्लस इसमें जितने भी जो टेक्स्ट होते हैं वो क्या होता है, वो संस्कृत में अब लिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब वो जो बोलचाल का जो भाषा संस्कृत हो जाता है। जो बुद्धिस्ट जो फेमस राइटर है उसमें से आता है एक नागार्जुन आते हैं, अश्वघोष आते हैं, पार्श्व आते हैं, वसुमित्र, तो ये सब जो है कनिष्क के कोर्ट में मौजूद थे। ठीक है, एक तरीके से ये कहा जाए जो कनिष्क है ये जो है बुद्धिज़्म सेक्ट को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा काम किए थे, उसमें भी खासकर जो है महायान को। और जो हम इंडिया के जो नॉर्थ साइड में देखते हैं, जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पे महायान ही ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, और जो इंडिया के साउथ वाले पार्ट में हीनयान हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये मौर्य काल के समय में जो है ना बुद्धिज़्म को फैलाया गया था, तो उस समय हीनयान जो है ज़्यादा फैला था। ठीक है, उस समय। अब फिर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान का निर्माण होता है, और इस समय महायान जो है नॉर्थ के साइड में फैलने का हमको ज़्यादा एक्सपेंशन दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वासुदेव जो है वो लास्ट जो है कुशानाज के बहुत इंपॉर्टेंट किंग होते हैं, ग्रेट किंग होते हैं। ठीक है, अब आता है जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछी है। बीपीएससी ने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि बीपीएससी समय के साथ जो है इवॉल्व हो रही है, तो हमें अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से मजबूत करना पड़ेगा। तो अब ये आ जाता है जो इंडिया का मैप हम देखते हैं कि ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप में जो वेस्टर्न पार्ट है इसको वेस्ट कोस्ट कहते हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं। जो वेस्ट कोस्ट में कौन कौन सा आता है, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जो बाड़ा बड़ीकम, बैरी, गाजा, सपोरा, कल्याण, मुजरिस, ये सब जो है यूपीएससी पूछ चुकी है। ये सब का लोकेशन क्या है, वेस्ट है कि ईस्ट है। ठीक है, तो अधिकतर मैंने इस एक ट्रिक बनाया जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है। और ये सपोरा हो गया, कल्याण हो गई, अभी भी हम जानते हैं कि ये सब एरिया इसी नाम से, सिमिलर नाम से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मुजरिस हो गया, ये सब जो है वेस्टर्न पार्ट में है। और जो ईस्टर्न पार्ट में है कुमारी, कुलची, तो उसमें आई ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ताम्रा लिप्ति, तो आई वाला जितना भी है वो सब ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, अब जाता है कि मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम हम लोग इतना बार देख चुके हैं कि ये ईस्टर्न ही पार्ट में है। तो इस मसूलीपट्टनम का क्या नाम है, मसालिया पहले नाम था। और जो अड़िक्कामेडु है, जो पुडुक्का है, तो ये सब पुडुचेरी का पार्ट है। तो अभी पहले इसका नाम था पोडुका। ठीक है, अड़िक्कामेडु, तो हम लोग जानते हैं वो लोग ये जो है ईस्टर्न पार्ट में है, ये वाला अड़िक्कामेडु। तो ये एक तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब आते हैं जो गुप्ता एम्पायर के कुछ फैक्ट कि जो श्री गुप्ता होते हैं इसके जो है फाउंडर होते हैं। ठीक है, संस्थापक ये होते हैं। फिर इनके फिर बेटे आते हैं घटोत्कच। ठीक है, फिर इनका जो बेटा होता है वो होता है चंद्रगुप्त वन। ठीक है, अब चंद्रगुप्त वन जो है ये इनके ऐसा रियल फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो फाउंडर होते हैं वो एक्चुअली श्री गुप्ता होते हैं। रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है कि इसी के ही शासनकाल में ये जो है गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए उसको रियल फाउंडर कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त वन के जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है समुद्रगुप्त वन। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने इलाहाबाद पिलर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो है बहुत बड़े कवि होते हैं, तो इनको कवि राज भी कहा जाता है, क्योंकि ये वीणा के बजाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इन्होंने एक क्वाइन भी बनाया था जिनके ऊपर ये खुद वीणा बजा रहे हैं, वो उसको उकेरा गया था। ठीक है, वी स्मिथ जब इसके बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, तो इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा देते हैं। जिस तरह से नेपोलियन क्या करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो दूसरे अपने आसपास के देश में जो है आक्रमण करता है और वहाँ के लोगों को अपने अधीन कर लेता है, उसी तरीके से जो है ये नेपोलियन भी जो है अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। तो इसलिए वी स्मिथ को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं का जो बेटा होता है वो रामगुप्त होता है और चंद्रगुप्त II होता है। ये दोनों आपस में भाई होते हैं। ठीक है, रामगुप्त बड़ा होता है, लेकिन
रामगुप्त बड़ा होता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग शासक नहीं होता, तो ये जल्द ही जो है इनका शासन काल ख़त्म हो जाता है और उनके जगह पर चंद्रगुप्त II जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे कि रामगुप्त होता है, रामगुप्त की जो वाइफ होती है, तो जब रामगुप्त के ऊपर आक्रमण होता है तो वो रामगुप्त की वाइफ को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और वो क्या होता है, लेकिन रामगुप्त जो है उसको छुड़ाने के लिए नहीं जाते हैं। वाइफ को उनकी कैप्चर हो जाती है लेकिन रामगुप्त को छुड़ाने के लिए नहीं जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त II जो है उसको छुड़ाकर जो है दुश्मन से छुड़ाकर और उसको लेके आते हैं और फिर उनसे जो है विवाह भी करते हैं। और फिर रामगुप्त जो है इसका पोजीशन इसी क्रम में वीक हो जाता है और लोगों के सामने एक अच्छा इमेज बन जाता है चंद्रगुप्त II का कि ये दुश्मन को जा कर के हरा करके जो है ये वहाँ से उनको छुड़ा कर लाते हैं। तो ये एक जिसके चलते ये इनका जो है कैंडिडेचर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये अपना फिर जो है रामगुप्त को रिप्लेस करके अपना रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ये जो है इन्होंने साकाज को हराया था। हमने अभी देखा था ना उज्जैन में, ये इन्होंने जो है अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा कि साकाज को जो इन्होंने हराया तो फिर इनका नाम जो है विक्रमादित्य रखा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विक्रमादित्य क्यों रखा गया था? इन्होंने जब साकाज को हराया था। ठीक है, इनको शाकाहारी भी कहते हैं और इनको एनिमी ऑफ शाकाज भी कहते हैं। ठीक है, कालिदास इसी के ही शासनकाल में थे, हमने देखा था, और फायान भी जो है इसी के समय में जो है विजिट करते हैं। ठीक है, फायान विजिट इसी के समय करते हैं। और जो चंद्रगुप्त II जो है उन्होंने जो है दिल्ली पिलर का निर्माण कराया था। ठीक है, जिसको मेहरौली पिलर भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो ये इसलिए ये जो है दिल्ली पिलर का इस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने ही करवाया था और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और ये कालिदास तो फैक्ट है ही, खैर फायान भी इसी के समय विजिट करता है। फर्स्ट है फायान, फर्स्ट होगा फर्स्ट, सबसे पहले जो कोई चाइनीज टेबलेट में विजिट करते हैं वो फायान ही होता है। और वो किसके समय आते हैं? चंद्रगुप्त II के समय में आते हैं। ठीक है, अब चंद्रगुप्त II के समय में 9 जेम रहते हैं उनके कोर्ट में, जिसको नवरत्न कहते हैं। तो उसमें से कुछ का जो इम्पोर्टेंट नाम है हमें याद रखने की ज़रूरत है, इससे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो सबसे पहला तो कालिदास, दूसरा है कि अमर सिम्हा। ठीक है, और तीसरा चीज़ है कि धन्वंतरी, जिनको गॉड ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, धन्वंतरी, वो इन्हीं के ही शासनकाल में रहते हैं। और एक आता है वारामिहिर, जो इन्हीं के का शासनकाल में रहते हैं। तो ये 4 नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। 9 में से ये 4 नाम जो है कई बार पूछा जा चुका है, ये किसके कोर्ट पोएट में मौजूद रहते हैं। तो एक तो है कालिदास, एक आता अमर सिम्हा, दूसरा होता धन्वंतरी, तीसरा होता वारामिहिर। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि कालिदास तो हम लोग को पता है कि इतना फेमस है कि ये चंद्रगुप्त II में आया है। ठीक है, और ये कालिदास क्या होता है, अभी भी अमर है। ठीक है, अभी भी अमर है। और क्या कर रहे हैं, ये क्या करते थे कालिदास, इतना अमर है ये अभी भी धन इकट्ठा करने का काम कर देते हैं। ठीक है, धनवंतरी है। ठीक है, और क्या होते हैं, इतना धन लेते हैं फिर वो बाहर जाते हैं, वाहड़। ठीक है, वाहड़ जाते हैं, वाराह, उस तरीके से याद कर सकते हैं। अब चंद्रगुप्त II के बाद जो है इन्हीं के पुत्र कुमारगुप्त I होते हैं और इन्होंने जो है क्या इशू करवाया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है अपने ही काल में ये इन्होंने करवाया था। और ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है जितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने जो है नालंदा का ही निर्माण करवाया था। तो फाउंडर ऑफ नालंदा कौन होते हैं? कुमारगुप्ता I होते हैं। जब कुमारगुप्ता का जब शासन चल रहा होता है उस समय आक्रमण हो जाता है इन 2 साइड से, एक होनास के द्वारा, एक पुष्यमित्रा के द्वारा। ठीक है, ये अब यहाँ से दोनों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, होनाज और पुष्यमित्रा के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। फिर इनके बेटे आते हैं कि स्कंदगुप्त। ठीक है, फिर आगे जब जनरेशन चलता है तो जो विष्णुगुप्त होते हैं, जो वो क्या होते हैं,
फाइनली वो इन दोनों इन्वेजन को संभाल नहीं पाते हैं और फाइनली अपना रूल जो है हुनाज के सामने हार जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो फाइनली गुप्ता पीरियड का एंड कैसे होता है, किनके द्वारा होता है, लास्ट रूलर कौन थे, उनका नाम था विष्णु। तो ऐसे याद कर सकते हैं, विष्णुगुप्त का नाम है ना, तो वी जो है सबसे लास्ट में आता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो विष्णुगुप्त जो है वो लास्ट रूलर होते हैं। और जब भी ये विष्णुगुप्त रहता है ना, तो ऑप्शन में बृहद्रथ भी रहता है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है, जो बृहद्रथ है वो क्या होता है, वो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर होते हैं। तो क्योंकि रथ है और रथ क्या होता है, मौर्य एम्पायर में लेकर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो बृहद्रथ उस तरीके से याद कर सकते हैं, मौर्य। ठीक है। तो और जो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्ता, तो इसमें हालांकि ये गुप्ता से भी नाम पता चल जाएगा, ये गुप्ता डायनेस्टी के शासन है। तो ये वी लास्ट में आता है, इसलिए ये लास्ट रूलर होते हैं गुप्ता एम्पायर के। ये किससे हारते ये भी पूछा जा चुका है। ये जो है हार जाते हैं हुनाज से। ठीक है। मौर्य डायनेस्टी किससे हारता है, शुंग से हारते हैं। और जो विष्णुगुप्त किससे हारते हैं, ये हुनाज से हारते हैं। ठीक है। हुनाज हरा दिया, एच से हुनाज, एच से हरा दिया, किसको, विष्णुगुप्त को हरा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसके द्वारा कौन हारा गया है, नहीं हारा गया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले इकोनॉमिक कंडीशन में। जो गुप्ता जो होते हैं वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन रिलीज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, दिनार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो गुप्ताज के समय जो है गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दिनार। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, ये नहीं, सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने किया था, सबसे पहले गोल्ड कॉइन ने किया था कुशानाज ने। तो ये है। और इन्होंने जो गोल्ड कॉइन किया था वो ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा था। ठीक है। और लेकिन जो गुप्ता पीरियड के समय में था, गुप्ता पीरियड के समय भी गोल्ड कॉइन रिलीज किया गया, लेकिन इस समय क्या गया, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन रिलीज किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये पहला और ये लेकिन सबसे ज़्यादा। और जैसे किसी भी चीज़ का क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है तो उसका क्वालिटी क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो इसका क्वालिटी क्या होता है, कम रहता है इन कंपेयर टू इसके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस समय गुप्ता पीरियड के समय गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे, दिनार कहा जाता था। और हमने एक भी देखा था ना कि निष्का का भी मतलब होता है गोल्ड कॉइन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो गोल्ड कॉइन, निष्का को भी गोल्ड कॉइन कहा जाता था। ठीक है। गुप्ता पीरियड में खासकर जो है गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था। यहाँ पे लिखा हाउएवर इन अ गोल्ड कंटेंट द गुप्ता कॉइन आर नॉट प्योर एज कुशानाज, वही जो मैंने अभी बताया। अब इसके समय गुप्ता के पीरियड में मर्चेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड बनाने में। तो इसमें दो तरह के मर्चेंट पाए जाते हैं। एक ग्रुप था श्रेष्ठी, एक था शर्तवाहा। ठीक है। श्रेष्ठी जो है ना, वो क्या होता है, किसी एक जगह पे सेटल हो जाते थे, उसके बाद वो क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। इसको मैंने ट्रिक से किया है कि श्रेष्ठी एज फॉर सेटल। तो श्रेष्ठी क्या होता है, एक जगह सेटल हो जाते थे। ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे कि सर ये भी एस से स्टार्ट होता है और ये भी सेटल हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे कि सेटल जो है वो छोटा वर्ड है और श्रेष्ठी भी छोटा वर्ड है, इसलिए वो सेटल हो जा रहे हैं। और तो जो शर्तवाहा जो है, तो ये जो कैरेवन ट्रेडर था, मतलब कि घूम घूम कर जो है ट्रेड करते थे। तो उस तरीके से तो शर्तवाहा में क्या आ जाता है, वी आ जाता है, और कैरेवन में भी वी आ जाता है। तो उस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, शर्तवाहा ट्रेडर। तो ये लोग घूम घूम कर ट्रेड करते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।